हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है संविधान संशोधन। यह अध्याय 51 है। देखिए, संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किए जाते हैं: साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। इन तीनों के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, लगातार परिवर्तित होते देश और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था आवश्यक हो जाता है, ताकि संविधान को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। देखिए, संविधान में दो प्रकार से संशोधन हो सकता है, एक अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अनौपचारिक का मतलब क्या है? अनौपचारिक संविधान संशोधन का अर्थ है कि संविधान में घोषित तौर पर संशोधन न किया जाए, किंतु तब भी संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन आ जाए। और ऐसा मतलब कि कैसे होता है? ऐसा समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा की गई संविधान की व्याख्या से होता है। याद रखिएगा। दूसरे वर्ग में वे संविधान संशोधन शामिल हैं जिन्हें औपचारिक संविधान संशोधन कहा जा सकता है। इसका संबंध संविधान को संशोधित करने की उस प्रक्रिया से है जो संविधान में ही लिखी गई है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान निर्माता विश्व के संघात्मक संविधानों के संचालन की कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत थे। इनको इनके बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने संविधान संशोधन के लिए अत्यधिक लचीली या कठोर प्रक्रिया को अस्वीकार करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 जो संशोधन का जो प्रक्रिया है, वो किस भाग में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? याद रखिएगा, भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का विस्तृत तौर पर इसका उपबंध किया गया है, उसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को प्रदान की गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है, जो पावर है, वो निर्बाध नहीं है, बल्कि यह न्यायिक पुनरावलोकन के यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो किसको प्रदान किया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है, संसद को प्रदान की गई है। और संसद की जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो निर्बाध नहीं है, यानी यह जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में, इस केस को ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं। जो 1973 का जो केस था वो किससे संबंधित था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से। और इसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे का मतलब सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर को सिद्धांत जो था इसको दिया गया था इस केस में, और जिसके अनुसार न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि या संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखिएगा, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। तो अगर बात करें तो देखिए, जो संविधान है, संविधान के जो आधारभूत ढांचे हैं, इसका अगर उल्लंघन होता है तो इसको मतलब कि खारिज किया जा सकता है, जहां तक उसके बेसिक स्ट्रक्चर में इंटरफेयर होता है। यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के जो मूल ढांचे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें किया गया जो संशोधन होगा वो अवैध माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन के तीन प्रकार हैं, तीन प्रक्रिया हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधन। सबसे पहले सिंपल जो मेजोरिटी है, जो साधारण बहुमत है, इसके द्वारा संशोधन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, संविधान के जिन उपबंधों के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन से नहीं है,
उनमें संशोधन के लिए अत्यंत लचीली प्रक्रिया अपनाई गई है, यानी जिसका संबंध आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन से नहीं है। इस संशोधन में अत्यंत लचीली प्रक्रिया को जो है अपनाया गया है और ऐसे उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद का साधारण बहुमत यानी दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त होती है। साधारण बहुमत से संशोधन किए जाने वाले जो कुछ उपबंध हैं इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2, 3 और 4 संसद को विधि के द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेंगे तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकेंगे। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 221(2) द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। आर्टिकल 105(3) जो है संसद के द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। और अनुच्छेद 106 के अनुसार अगर बात करें तो याद रखिएगा, संसद के द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 120(2) के अनुसार अगर बात करें तो संसद के द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को जो है संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की जो है व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार अगर बात करें तो इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि संसद के द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। आर्टिकल 135 में संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार अगर बात करें तो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। यूनियन टेरिटरीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 239 जो है यह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। देखिए, ऐसे उपबंधों का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है। संविधान के विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसे आर्टिकल या उपबंध हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि उनमें किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं समझा जाएगा। विशेष बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है वो किस के दौरान होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अधिकतर जो उपबंध है विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा संशोधित किए जाते हैं। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। जिन उपबंधों का संबंध भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से है, संघीय ढांचे से है, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष सभी उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। देखिए, विशेष बहुमत का जो मतलब है, जो तात्पर्य है कि ऐसे संशोधन विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत का जो है समर्थन प्राप्त होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब है संशोधन करने के लिए सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और सदन की कुल संख्या का अर्थ है सदन की औपचारिक कुल संख्या से, न कि जो है इमीडिएट यानी तत्कालिक संख्या से। प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का जो है समर्थन प्राप्त होना चाहिए। याद रखिएगा, जो विशेष बहुमत का मतलब है जो संशोधन करना है तो उसमें पहला जो कंडीशन है कि सदन की जो कुल संख्या है इसके बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और सदन की कुल संख्या का मतलब है सदन की औपचारिक कुल संख्या से, न कि तत्कालिक संख्या से। दूसरा जो कंडीशन है, प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का अर्थ है कि यदि कुछ सदस्य मत विभाजन के समय उपस्थित हो किंतु मतदान में हिस्सा न ले तो 2/3 की गणना करने के लिए उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को स्पष्ट विशिष्ट बहुमत यानी संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। जबकि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत यानी संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आर्टिकल 61 है
इसके अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग के जो प्रस्ताव हैं, इस पर स्पष्ट विशिष्ट बहुमत यानी इस पर जो है इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना जो है जरूरी है महाभियोग के प्रस्ताव पर। ठीक है, जबकि जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें विशेष बहुमत का मतलब है जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो है आवश्यक होता है। विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा जो संशोधन होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ऐसे विषय, ऐसा सब्जेक्ट जो संविधान में वर्णित संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है, उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया सर्वाधिक जटिल बनाई गई है। ऐसे विषयों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, और यह भी आवश्यक है कि ऐसा बहुमत उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से अधिक हो। तो जो कंडीशन है विशेष बहुमत के द्वारा और जो विशेष बहुमत और राज्यों का जो अनुसमर्थन के द्वारा जो संशोधन होता है, इसमें पहला जो कंडीशन हो जाता है कि ऐसा विषय हो जो संविधान में वर्णित संघात्मक व्यवस्था से संबंधित हो और उनमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो सर्वाधिक जटिल बनाई गई है। इसीलिए विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधन जो है एक विशेष कह सकते हैं या सर्वाधिक जटिल कह सकते हैं हो जाता है। और ऐसे विषयों से संबंधित संशोधन जो होता है विधेयक को सर्वप्रथम सदन के मतलब जो सदन होता है संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, और यह भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसा बहुमत उस सदन के कुल संख्या के बहुमत से अधिक हो। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के बाद वह विधेयक राज्य विधानमंडलों को भेजा जाएगा, जहां से कम 50%, याद रखिएगा, जहां से कम 50% राज्य विधानमंडलों के द्वारा इस विधेयक पर समर्थन जो है समर्थन प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। 50%, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कम से कम, जहां से कम 50% राज्य विधानमंडलों के द्वारा इस विधेयक पर समर्थन प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है, और उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही वह संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं देख लेते हैं कि किस किस विषय को विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है संशोधन के लिए। तो अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 जो है इसका संबंध राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। इसमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। आर्टिकल 55 इसका जो संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रक्रिया से। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 इसका जो संबंध है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 241 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। इन सभी में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक हो जाता है। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। भाग 6 के अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 11 के अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। और 7वीं अनुसूची के किसी सूची जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुसमर्थन जरूरी है। इसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 और स्वयं अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो आर्टिकल 368 है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है। इसमें भी अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा जो है विधेयक पास होना चाहिए। राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है संविधान संशोधन के लिए। इसका जिक्र अनुच्छेद 108 में किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान संशोधन के प्रक्रिया के विभिन्न चरण कैसे या कितने चरणों से संशोधन प्रक्रिया जो होता है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कितने चरणों से गुजरता है इसके बारे में देख लेते हैं।
अनुच्छेद 368 में अगर देखें तो संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है और इस प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण है। पहला, अगर बात करें तो संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी जो है प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है सामान्यतः वैसी ही है जैसी साधारण विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 107 से 108 में बताई गई है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या के आधे या अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। चौथा, संविधान संशोधन विधेयक के विषय में अगर बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद संघात्मक ढांचे से जुड़े जिन उपबंधों की सूची जो है अनुच्छेद 368(2) में विशेष सुरक्षित उपबंधों के रूप में दी गई है, उनसे संबंधित संशोधन विधेयक पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का जो है अनुसमर्थन आवश्यक हो जाता है और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही विधेयक जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। देखिए, 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से अगर बात करें तो अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करने का जो अनुमति है, ये अनुमति देगा शब्द रख, मतलब कि जो आर्टिकल 368(2) है इसमें संशोधन करके अनुमति देगा शब्द रख दिया गया है, जिनके माध्यम से ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो करने की जो शक्ति है वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, संविधान संशोधन, अच्छा इसमें आपको जो वीटो की शक्ति है, कितने राष्ट्रपति को कितने मतलब कि जो शक्तियां हैं दी गई हैं वीटो करने की, जो वीटो करने की शक्ति है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है, इससे पहले वाले मतलब इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रिवीजन करते रहिए। वीटो शक्ति के बारे में हम लोग जो राष्ट्रपति का जो शक्ति होता है, जो वीटो शक्ति होता है, विशेषाधिकार होता है और मतलब कि जो भी इनके पावर्स होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। इसका एक सेपरेट सेशन है, उसको आप देख लीजिएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो 24वें संविधान संशोधन 1971 इसके माध्यम से अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके जो है अनुमति शब्द को वहां पे जो है रख दिया गया है, जिनके माध्यम से ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति को जो वीटो करने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद्य में केस में, इस केस को याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में ढांचे, मूल ढांचे याद रखिए, आधारभूत ढांचे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचे का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया गया इस केस में, केशवानंद भारती में। यहीं से इसका जन्म हुआ और 24वें संविधान संशोधन 1971 के वैधता से संबंधित था। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की गई थी। 13 न्यायाधीश थे और इन्होंने निर्धारित किया कि 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो वैध है, किंतु संसद संविधान का संशोधन करके बेसिक स्ट्रक्चर का अतिक्रमण का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट कर दिया कि संविधान के जो आधारभूत ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, यह सूची जो है मतलब कि निषेधकारी या अंतिम न होकर केवल उदाहरण के स्वरूप में है। न्यायालय समय समय पर कुछ तत्वों को इस सूची में शामिल करता रहा है और आगे भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म कब से हुआ, कैसे हुआ, इसकी जो हिस्ट्री है ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक निम्नलिखित तत्वों को संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में जो मतलब कि जो तत्व शामिल किए हैं वो कौन कौन सा तत्व है, जैसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत,
इसके बाद संविधान का संघात्मक ढांचा, इसके बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली, इसके बाद राज व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा, इसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप, इसके बाद देश की संप्रभुता, इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, इसके बाद संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, इसके बाद मूल अधिकारों का सार, हालांकि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, इसके बाद सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य तथा राज का लोक कल्याणकारी स्वरूप और धर्मनिरपेक्षता, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। देखिए अनुच्छेद 368 का जो संशोधन है, अगर इसमें इसके संदर्भ में अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 में अब तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है। यहां पर जो पॉइंट नोट किए गए हैं आपको भी नोट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 368 का जो संशोधन है कितने बार हुआ है, इसका प्रयोग कितने बार हुआ है, कहां कहां हुआ है, कब कब हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे जो आर्टिकल 368 है अब तक 3 बार जो है इसमें संशोधन किया जा चुका है। पहला 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम को जो है पारित किया गया। इसके बाद 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसको याद रखिएगा। देखिए महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है शुरू से लेकर अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं उन संशोधनों में क्या क्या जो है सब्जेक्ट जोड़ा गया है, क्या क्या रिमूव किया गया है, किस किस को निरसित कर दिया गया है, इन तमाम पॉइंट्स को जो है इसमें जो है मतलब कि इंडिकेट किया गया है, शेयर किया गया है। तो इसका सेशन जो होगा नेक्स्ट सेशन में होगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जितने भी हुए अब तक, जितने भी हुए शुरू से लेकर अब तक, इनको हम लोग एक सेपरेट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।